Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 20th September 2025. 20 सितंबर का एनालिसिस एक अलग तरीके से आप देखेंगे कि जो मैं कवर कर रहा हूँ, जितना पार्ट मैं बता रहा हूँ, उतना आपको कोई नहीं बताएगा। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली दो बड़ी खबरों के साथ। एक तो आपको पता है कि अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ है, असम राइफल्स के जवान जो हैं उनको शहीद हो गए बिकॉज ऑफ एन एम्बुश इन मणिपुर। हालांकि शहीद शब्द द हिंदू और बड़े न्यूज़पेपर कोई नहीं यूज़ करेंगे, बट एनीवेज शहादत होती है, उसको हम किल शब्द नहीं बोलेंगे फॉर दैट रीज़न। सो इट वाज इसको शहीद ही शब्द मैं यूज़ करूँगा, दो टेक्निकली इट इज़ नॉट करेक्ट, बट टेक्निकलिटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस इज असम राइफल्स। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि असम राइफल्स इज़ वन ऑफ द 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 6 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में से एक है, और ये दो अलग अलग एजेंसीज के कंट्रोल में आता है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द रेयर पैरामिलिट्री जो दो अलग अलग उसके अंतर्गत आता है आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये एमएचए के अंदर भी आता है और ये डिफेंस के अंदर भी आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोनों ही इसको कंट्रोल करती हैं। याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो होम मिनिस्ट्री का है, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ ऑल्सो द ऑपरेशनल कंट्रोल इज़ इन द इंडियन आर्मी। जो इसके मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसको ऑपरेशनल कंट्रोल करती है। याद रखिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर दैट थिंग एज वेल। असम राइफल्स की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इट ओरिजिनेट्स इन 1835, एंड इस समय जब ये ओरिजिनेट हुई थी तो उसको कछार लेवी कहा जाता था। दैट वाज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश टी स्टेट्स। तो ब्रिटिशर्स के जो टी चाय के बागान हैं उनको बचाने के लिए इसको बनाया गया था। इट वाज फॉर दैट रीजन इट वाज फॉर्म्ड। कछार लेवी इसको कहा जाता था, एंड बाद में इसको फ्रंटियर फोर्स का नाम दिया गया। इट वाज नेम्ड एज फ्रंटियर फोर्स, है ना। तो ये भी ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 1917 में विच इज़ ऑल्सो द ईयर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, इस समय इसका नाम बदल करके असम राइफल्स किया गया, ठीक है ना। हालांकि इसका असम कोई लेना देना नहीं है रशियन रेवोल्यूशन से, बट स्टिल इट इज़ गुड टू रिमेंबर टू थिंग्स फ्रॉम वन। एक ही फैक्ट से दो चीज़ें याद रहेंगी ना कम से कम आपको, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए फ्रॉम द विद रिगार्ड्स टू द असम राइफल्स। ये आपको पता है मणिपुर ऑलरेडी इशू में है बिकॉज ऑफ द वहाँ पे दो जो अलग अलग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन द मीतीज एंड द कुकीज़ो कम्युनिटी, है ना। तो याद रखिए, कुकीज़ो एंड मीती पीपल के बीच में जो इशू चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट वॉज इन न्यूज़, एंड आई होप द गवर्नमेंट इज सीइंग दिस एंड गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ करे डेफिनेटली, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टैंड ही बहुत ही कम रहा है, कहना चाहिए बहुत ही सूखा सूखा रहा है, कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बट स्टिल I will definitely request, and I would definitely want the government to take some strict actions and to start normalcy there, है ना। अगली न्यूज़ पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट साइट्स प्रीएम्बल टू रिजेक्ट द प्ली अगेंस्ट मुश्ताक ओपनिंग दशहरा इन मैसूरू। तो यहाँ याद रखिएगा, मैसूरू का जो दशहरा फेस्टिवल है ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। इस बार उसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो बुकर प्राइज़ विनर है उनका नाम है आई थिंक बानू मुश्ताक, उनको इनाग्रेशन के लिए बुलाया जा रहा था। तो एक व्यक्ति को इससे ही प्रॉब्लम थी, उसने कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, दशहरा तो एक और हिंदू फेस्टिवल है, तो फिर क्यों उसका इनाग्रेशन आप करा रहे हैं फ्रॉम पर्सन ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन। अब ऐसे लोग भी हैं आजकल, तो थोड़ा सा मैं बता दूं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से उनको सुना दिया। उन्होंने कहा कि इफ़ यू सी द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, द प्रीएम्बल इज सेइंग दैट इंडिया इज़ अ सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना। तो ये जो सॉवरेन एंड सेक्युलर शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो है सेक्युलर, एंड सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर एज वेल। सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर, एंड इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो ऐसे में आप इसको नहीं बोल सकते। इनाग्रेशन कैन बी डन बाय, हाँ, पूजा नहीं कराएंगे डेफिनेटली फ्रॉम एनी अदर, क्योंकि वो फिर कोर रिलीजियस इशू हो जाएगा। लेकिन इनाग्रेशन इज़ नथिंग कि इसमें कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है, या कोई कहना चाहिए कि कोई रीज़न है जिस कारण इसका हम स्टार्ट नहीं करवा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, प्रीएम्बल हमारा कहता है। तो मतलब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट केसेस को डिसाइड करने में भी प्रीएम्बल की मदद लेता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार यूपीएससी स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट दे चुका है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्स द हेल्प ऑफ प्रीएम्बल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द केसेस। तो कई बार लोग इसको नहीं कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। थोड़ा सा मैं आपको इस न्यूज़ में प्रीएम्बल के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बता दूं जो इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहली बात, प्रियम्बल आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को उस पर बेस्ड है। प्रियम्बल आज तक केवल एक बार अमेंड हुआ है, मतलब अमेंड हो सकता है। कुल मिलाकर के मेरा ये कहना था कि अभी तक अमेंड एक ही बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। तब इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी शब्द जो हैं, ये 3 शब्द अलग अलग जगहों पे इंक्लूड किए गए थे 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इसी अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, वाइड स्प्रेड चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और इसको बता दूं कि 2 केसेस इंपॉर्टेंट है। एक है बेरूबारी यूनियन केस 1960 का। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 का था, जिसमें कि कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयरफॉर इट इज इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर और लिमिटेशन। ठीक है ना। केशवानंद भारती केस में हालांकि विच इज़ द लैंडमार्क अगेन अ डिसीजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट एज वेल। मतलब कि अमेंड भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड। बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू। थर्ड न्यूज़ है वो है पाकिस्तान टू शेयर न्यूक्लियर डिटरेंट विद सऊदी अंडर द न्यू पैक्ट। तो सऊदी के साथ जो ये आप देख रहे हैं पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो और इसके लिए एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है सऊदी अरेबिया ने, जिसको हम बोलते हैं डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है ना, सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। एंड इसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज़ ने ये कहा है कि भाई आप पे अटैक, हम पे अटैक, तो आप पे अगर कोई अटैक करेगा तो हम भी करेंगे। तो इसका रीज़न ये है कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा रीज़न है कि अभी इसराइल ने अटैक किस पे कर दिया, दोहा यानी कतर पे अटैक कर दिया। तो जैसे ही इसराइल ने कतर पे अटैक किया, विच इज़ अ गल्फ कॉरपोरेशन मेंबर, एंड उसी का मेंबर आपको पता है सऊदी अरेबिया भी है, तो सऊदी अरेबिया की थोड़ा हालत ख़राब हो गई। एंड सऊदी अरेबिया ने सोचा कि भाई अब यूएस तो टालम टोली कर रहा है। आज के एडिटोरियल में भी आप देखेंगे कि क्यों यूएस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूएस ऑलरेडी इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब है, आप सबको पता है। तो ऐसे केस में यूएस पे बहुत भरोसा सऊदी नहीं कर सकता है। तो फॉर दैट रीज़न दे वांटेड अ कंट्री, एक तो इस्लामिक कंट्री भी होनी चाहिए, है ना, तो ताकि उससे कॉमरेडरी और ब्रदरहुड भी ज़्यादा इनको रहेगा। तो फॉर दैट रीज़न दे हैव चूजन पाकिस्तान, है ना। बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप सबको पता है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान इज़ अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ऐसा कहा जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है कि इंडिया के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं एंड पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। मतलब उनका एक एम है इंडिया के पीछे रहना, चाहे जो भी हो जाए, हर चीज़ में इंडिया के पीछे रहना। ठीक है, तो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन रिमेंबर। एक न्यूज़ आ रही थी आज स्टेट उससे कि 474 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पार्टीज टेकन आउट ऑफ इलेक्शन कमीशन लिस्ट। तो RUPP पार्टीज कहा जाता है इनको, रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है ना। तो दैट इज़ वन थिंग विच यू कैन रिमेंबर। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा काम है कि वो रजिस्टर करता है पार्टीज़ को। तो आप याद रखिएगा सेक्शन 29A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 29A जो है उसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है क्राइटेरिया फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना। तो इसी सेक्शन यानी कि सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लगभग 2790 एक्टिव रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। हाँ, अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, कुछ रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, कुछ अनरिकॉग्नाइज्ड होती हैं। जो रिकॉग्नाइज्ड होती हैं फिर वो नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होती हैं। उसके भी अलग क्राइटेरिया है कि आपने कितनी सीट जीती है, कितने % आपको वोट मिले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे होते हैं जैसे कि अगर आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो फिर आपको टैक्स एग्जेम्पशंस, डोनेशंस आपको मिलने लगेंगी, टैक्स एग्जेम्पशंस मिलने लगेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि आप कर सकते हो। फिर आपको स्टार कैंपेनर्स, जैसे कि अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी हैं तो 20 आपके स्टार कैंपेनर्स हो सकते हैं इलेक्शन कैंपेन में। और रिकॉग्नाइज्ड जब पार्टी जाती है तो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी जो है उसको ही रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के अलावा जो पार्टीज़ हैं वो सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ रहती हैं। इसमें नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, जैसा मैंने आपको बताया, तो कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स आपको करनी पड़ती है। इसमें आपको वही टैक्स एग्जेम्पशन रहता है, 40 स्टार कैंपेनर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे
पेट्रोल शिप अदम्य कमीशन एट द उड़ीसास पारादीप पोर्ट। तो एक तो पारादीप पोर्ट की लोकेशन आपको समझ में आ गई, उड़ीसा है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंतर्गत आती है, तो ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 4 फोर्सेज आती हैं ना, मेनली 4 फोर्सेज आती हैं, जिसमें आपकी आर्म्ड फोर्स है, नेवल फोर्स है, एयर फोर्स है, और एक आपका ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज है। और असम राइफल्स जो है वो डुअल कंट्रोल में आती है, जो कि MHA हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई। तो इस तरीके से आप सारी फोर्सेज में किसका किसका कंट्रोल है वो जरूर याद रखेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है ना। ये पेट्रोल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल आप सबको पता है, व्हीकल मतलब पेट्रोल शिप है, पेट्रोलिंग करने का काम करेगा, ठीक है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। आज एक बहुत अच्छा इशू आपको मैं डार्फर इशू बताना चाहता था, बताऊंगा। मोदी टू डेडिकेट धोर्दो एज इंडियाज न्यूएस्ट सोलार विलेज। तो धोर्दो इज़ अ रिमोट विलेज इन गुजरात कच्छ रीजन, याद रखेगा। इट इज़ इंटरनेशनली एक्लेम्ड एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेगा, विश्व का सबसे बेस्ट, याद रखिएगा, बेस्ट टूरिज्म विलेज है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये नामांकित है। एंड गुजरात के कच्छ रीजन में आता है धोर्दो, याद रखिएगा, धोर्दो, ठीक है। सो नाउ धोर्दो हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज न्यूएस्ट सोलार विलेज, याद रखिएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ऑफिशियली डेडिकेट धोर्दो एज अ सोलार विलेज टू द नेशन ऑन September 20 ड्यूरिंग द समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम इन भावनगर। तो समुद्र से समृद्धि प्रोग्राम जो है भावनगर में 20 सितंबर को आज यानी कि वहीं पे इसको डेडिकेट किया गया एज द फर्स्ट सोलार, नॉट द फर्स्ट, एज द न्यूएस्ट सोलार विलेज, याद रखिएगा। एंड यहाँ पे धोर्दो में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि PM सूर्य घर बिजली, सूर्य घर स्कीम जो थी, PM सूर्य घर स्कीम, तो वहाँ से हर रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सोसाइटी में ये दिया जा चुका है, तो सोलराइज्ड कर दिया गया है। फॉर दैट सोलार विलेज इसको कहा जा रहा है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ सऊदी पाकिस्तान पैक्ट इज अ डॉजी इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखो आज के 2 आर्टिकल हालांकि डिस्कस करने लायक तो नहीं थे, है ना। सेकंड तो बिल्कुल नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी इसको दोबारा पढ़ा, फिर मैंने देखा कि इट्स जस्ट मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, कुछ भी कॉन्क्रीट आपको आंसर राइटिंग के लिए नहीं मिलेगा, प्लस वेस्ट ऑफ टाइम है। सऊदी या पाकिस्तान पैक्ट में थोड़ा सा मैं आपको एक तो GCC के बारे में बताना चाहता हूँ, GCC के मेंबर कंट्रीज़ के बारे में। GCC की मेंबर कंट्रीज़ में आते हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड UAE। ये 6 कंट्रीज़ आती हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी एंड UAE, ठीक है। तो ये आप ये चीज़ याद रख लीजिएगा। इजरायली अटैक जो हुआ हमास ऑफिस में दोहा में, यानी कि कतर में अटैक हुआ, तो वो एक तरह से उसकी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट था। इसके बाद ही जाकर सऊदी अरेबिया को लगा कि भाई इजराइल तो साला कल को हम पे भी अटैक कर देगा, इसी कारण से उन्होंने वो गए। अब वो US के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि US ऑलरेडी इजराइल के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड इसके अलावा इसके पहले क्या हो चुका था कि कतर खुद जो है लार्जेस्ट US मिलिट्री बेस है वेस्ट एशिया का। अगर हम कतर की बात करें तो याद रखिएगा कतर इज़ द लार्जेस्ट US मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया। एंड इसका डिफेंस एग्रीमेंट भी है US के साथ। इसके बावजूद US ने कोई मदद नहीं की कतर की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमको इजराइल ने पहले बता दिया था, तो कल को अगर इजराइल फिर पहले से बता करके सऊदी पे भी अटैक कर दे तो US कुछ नहीं करेगा। एंड फॉर दैट सिंपल रीजन जो है रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया है, उसको किसके पास जाना पड़ा, पाकिस्तान के पास। तो दैट इज़ वन थिंग। इसीलिए सऊदी जो है वो किसी भी NATO कंट्री के पास नहीं गया, या किसी भी ऐसी कंट्री के पास जहाँ US का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वहाँ नहीं गया, वो पाकिस्तान के पास गया, ठीक है ना। और इससे पाकिस्तान का एडवांटेज ये भी कि पाकिस्तान के पास चाइना भी है ना, तो चोर चोर मौसेरे भाई हो जाएंगे बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच यू कैन रिमेंबर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड ये एक एडिटोरियल था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसके अंदर कर, है ना। आज एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको मैं। सूडान का डारफर प्रोविंस वाला जो डिस्प्यूट है वो भी आया था न्यूज़ में। देखो लिखा है पैरामिलिट्री स्ट्राइक किल्स 75 पीपल इन सूडान डारफर। तो डारफर नाम का एरिया है जो कि सूडान में है। थोड़ा सा मैं इसका कन्फ्लिक्ट आपको ओरिजिन से बता देता हूँ। 2003 में ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तब 2 रेबल ग्रुप्स हुआ करते थे, है ना, मेनली फ्रॉम नॉन अरब अफ्रीकन ट्राइब्स, नॉन अरब अफ्रीकन ट्राइब्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उस समय जब लड़ाई शुरू हुई तो 2 ग्रुप्स में हुई जो कि नॉन अरबिक ग्रुप्स थे, नॉन अरबिक मतलब नॉन इस्लामिक नॉन अरबिक ग्रुप्स थे, अफ्रीकन ट्राइब्स थे, ठीक है ना। वो उस समय गवर्नमेंट ऑफ सूडान से लड़ रहे थे। तो उस समय गवर्नमेंट ऑफ सूडान ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ सूडान के ऊपर आरोप ये लगा था कि वो इग्नोर कर रहे हैं और डारफर रीजन को सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें आप देखो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई नॉन अरेबिक ग्रुप लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक लोकल अरब मिलिशिया बना दी।
है ना, लोकल अरब मिलिशिया बना दी, जिसको कि नाम दिया जंजावीड यानी डेविल्स ऑन हॉर्स बैक बोलते थे उनको। तो जंजावीड नाम का एक लोकल अरब मिलिशिया बना दिया, और गवर्नमेंट ने जंजावीड को दे दिया कि बोला जाओ भाई नॉन अरब जो ट्राइब्स उनको मारो। अब क्यों मारो? क्योंकि वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और हमको हमारे साथ ऐसा करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज द मेजर रीजन। फिर ऑब्वियस सी बात है, एक समय ऐसा आता है जबकि जिसको आप तैयार करते हो, है ना, तो वो आपको पे ही अटैक करना शुरू कर देता है। वही सेम चीज़ इंडिया में भी जो नक्सलाइट इशू हुआ, सलवा जुडुम आपने पढ़ा होगा, वही चीज़ अफगानिस्तान में हो चुकी है, जो आपका तालिबान है, ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें दे आर नथिंग बट कि पहले आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, वेपन्स खरीद के देती है, फिर ये इसी वेपन से गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जो अभी लेटेस्ट इशू ये आ गया, ये इशू अब ये जो RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स, वहाँ की पैरामिलिट्री जो है, वो एक तरीके से वही उसी अरब जो फैक्शन बनाया गया था, मिलिशिया जंजावीड बनाया गया था, उसका लेटेस्ट नया ओल्ड जंजावीड का नया फॉर्म है RSF, ठीक है ना। और अब यही RSF जो है ये क्या कर रहा है, नॉन अरबिक कम्युनिटीज़ को अब मार रहे हैं ये, ठीक है, और अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड इन डारफर रीजन। ये 2003 से एक इशू था जिसको जंजावीड के कारण और ज़्यादा ये बढ़ गया, ठीक है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।